3 दिन बाद जायम एक गुमनाम द्वीप पर प्रकट हुआ। वह किनारे पर एक विशाल चट्टान पर खड़ा था और गंभीरता से मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के छोटे पुतले के शरीर को देख रहा था। जायान ने धीरे धीरे पूछा, क्या वरिष्ठ वास्तव में अपनी खुद की इच्छा से निधन करना चाहते हैं? मेरे पास अभी भी ऐसी विधियां हैं जो आपकी आत्मा को 1 या 2 महीने और बनाए रखने की अनुमति देंगी। लघु पुतले ने सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए कुछ और दिनों का क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में परेशान हों। उस स्थिति में मैं कुछ और नहीं कहूँगा। मुझे आशा है कि आप पुनर्जन्म लेंगे और आपके अगले जीवन में खेती करने का अवसर मिलेगा। पुनर्जन्म का मार्ग इतना आसानी से कैसे तय किया जा सकता है? भले ही मैं पुनर्जन्म लूं, हो सकता है कि मैं मनुष्य का शरीर न प्राप्त करूं। हाँ युवक जायान, क्या आपको याद है कि आपने ट्रिफ्लेम फैन की परिष्करण प्रक्रिया के शोध के लिए एक अनुरोध को स्वीकार करने पर सहमति दी थी? जरूर मुझे याद है। क्या आपको लगता है कि मैं भूल जाता अगर आपने इसका उल्लेख न किया होता? जायान ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने नाक से आवाज निकाली। उस स्थिति में मैं इसका अच्छा उपयोग करूंगा। मेरा अनुरोध काफी सरल है। यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप दूर पश्चिम फार वेस्ट में 1000 बैम्बू स्कूल को पुनः प्राप्त करेंगे, मेरी ओर से एक शिष्य लेंगे और मेरी विरासत को जारी रखेंगे। मेरी शिक्षाओं को खत्म नहीं होने दें। स्कूल का वर्तमान प्रमुख वह नहीं है जो मेरे अपने व्यक्तिगत शिष्यों में से था। मुझे इस मामले पर संतोष नहीं है। यह कोई समस्या नहीं है, जायान ने तुरंत जवाब दिया। जब समय आएगा मैं एक प्रतिभाशाली शिष्य लूंगा और उन्हें आपकी सभी पुतला तकनीकों का ज्ञान दूंगा। बाद में मैं उन्हें 1000 बांध संप्रदाय का मास्टर बनवा दूंगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस जोर से हंसे। आपके शब्दों ने मेरे मन को शांत कर दिया है। मैंने अपनी सभी तकनीकों, जीवन के अनुभवों और ज्ञान को जेड स्लिप्स के एक सेट में एकत्र किया है जिसे मैं द ग्रेट डेवलपमेंट ट्रेजर स्क्रिप्चर्स कहता हूँ। मैंने उन सभी को अपने हेवन फॉर्च्यून कास्ट में छोड़ दिया है। इनमें से जितना हो सके सीखें और उन्हें 1000 बांध स्कूल के उत्तराधिकारी शिष्यों को सिखाएं। केवल तभी मेरी विरासत वास्तव में आगे बढ़ेगी। फिर मुट्ठी के आकार की हरी रोशनी की एक गेंद पुतले के शरीर से निकलकर आकाश की ओर उड़ गई। जैसे ही उसमें से कुछ स्पष्ट मंत्रों की आवाजें सुनाई दी, प्रकाश अचानक फैल गया और तेजी से 100 मीटर की ऊंचाई पर 3 मीटर चौड़े एक अंधेरे करने वाले पहिए में बदल गया, जिससे जायान को इस दृश्य को देखने के लिए आंखें सिकुड़नी पड़ी। फिर मंत्रों का उच्चारण अचानक रुक गया और क्षेत्र शांत हो गया। 1/4 घंटे बाद पहिया सिकुड़ा और जोर से फट पड़ा, जिससे आकाश का आधा हिस्सा हरी रोशनी के धब्बों से भर गया और एक अद्भुत दृश्य पैदा हो गया। जायान ने उदासी के साथ यह अंतिम संस्कार देखा। इसके साथ सोल डाइवर्जेंस के मोनार्क के नाम से जाने जाने वाले संप्रदाय के संस्थापक ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया। उसने लंबे समय तक आकाश की ओर चुपचाप देखा और एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी नजर नीचे की ओर की और हवा में तैरते हुए एक निर्जीव छोटे पुतले को पाया। उसे नीली रोशनी की एक हवा में रखने के बाद उसने अपनी पीठ पर बांस की ट्यूब पर थप्पड़ मारा और उसमें से कई जेड स्लिप्स को बाहर निकाला। जायान ने जेड स्लिप्स के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को दोहराया और पढ़ा कि इसमें वास्तव में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस के जीवन के अनुभव शामिल थे, जिसमें कई गुप्त तकनीकों के साथ साथ खेती की दुनिया के कई अजीब रहस्य भी थे। कुछ देर बाद उसने जेड स्लिप्स को अपने भंडारण थैले में रख दिया और सोच में डूबते हुए अपने आप से बुदबुदाया। अब जबकि विशाल पुतला पूरा हो गया था, अगला कदम ट्रिफ्लेम फैन को परिष्कृत करना था। फिर उसके पास एल्डर डेविल का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। हालांकि पंखा फैन बनाना कुछ हद तक परेशानी वाला होगा। उसे पृथ्वी, स्वर्ग और मनुष्य की सच्ची लपटों ट्रू फ्लेम्स की सहायता की आवश्यकता होगी। अपने 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन 1 में रहने के दौरान वह उनकी अर्थलिंग फायर की शिरा में काफी रुचि रखता था। सच कहूं तो वह सामग्रियों को परिष्कृत करने में सहायता के लिए लपटों का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब जबकि वह ग्रेगजेंट में था, यह मामला असंभव था। यदि वह उन सामग्रियों को परिष्कृत करना चाहता था जिनके लिए पृथ्वी की आग अर्थ फायर की आवश्यकता थी, तो उसे एक और शुद्ध जलाशय खोजना होगा। ग्रेट जिन में कई थे और काफी कुछ प्रसिद्ध थे जो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। इसके बजाय ये क्षेत्र खोजना आसान थे, लेकिन वे निर्जन भूमि थी जहां आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ची की कमी थी। जहां तक मनुष्य की लपटों फ्लेम्स ऑफ मैन का सवाल है, किसी भी अभ्यासी की सच्ची आग उसकी नासेंट लपट नासेंट फ्लेम सहित काम करेगी। एकमात्र समस्या स्वर्ग की लपटों फ्लेम्स ऑफ हेवन को खोजना था। जेड स्लिप के अनुसार तथाकथित स्वर्गीय अग्नि स्वर्गीय बिजली से उत्पन्न लपटें थीं। इसके लिए एक हिंसक तूफान की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह परिष्करण प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न बिजली का उपयोग करेगा।
भले ही वह एक हेवनली लाइटनिंग बीट का उपयोग करे, जो कि सांसारिक बिजली से परिष्कृत किया गया था। इसे बिजली की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस शक्ति को अग्नि में बदलना था। जब तक परिस्थितियां पूरी हो जाएं, वह लगभग 3 महीनों में सभी सामग्रियों को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। फिर ट्राइफ्लेम फैन का निर्माण केवल समय की बात होगी। इसके अतिरिक्त उसके पास अभी भी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर 9 सेरेनिटी संप्रदाय 9 सेरेनिटी सेक्ट के एल्डर वेई से मिलने का पर्याप्त समय था। हालांकि जायान ने अपने छिपे हुए उद्देश्यों के साथ उसके अनुरोध को स्वीकार किया था और इसे महत्व नहीं दिया था, लेकिन दक्षिणी सीमा पर सिल्वर स्नेक माउंटेन नामक एक ज्वालामुखी था। ये पूरे साल फटता रहता था और ग्रेट जिन में एक प्रसिद्ध अग्निशिरा फायर वेन था। कई अभ्यासी अपने जादुई उपकरणों और खजानों को परिष्कृत करने के लिए वहां जाते थे, जिससे वह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार सकता था। वह इस मामले में काफी रुचि रखता था, ये देखते हुए कि एल्डर वेई ने अनुरोध को कितनी गंभीरता से लिया था। सच कहूं तो उसने ग्रेट जिन में अपने उद्देश्यों में से लगभग आधे को पूरा कर लिया था। बाकी बचा था कि वह यिन शिफ्टिंग सेक्ट से सोल सील कर्स के निष्कासन मंत्र को प्राप्त करे और एल्डर डेविल से 2 उड़ने वाली तलवारों को वापस छीन ले। इससे पहले उसे नए ऑरिक एसेंस के साथ अपनी उड़ने वाली तलवारों का एक और सेट परिष्कृत करना होगा। इस पर लंबे समय तक सोचने के बाद उसने कार्रवाई की एक योजना बनाई, लेकिन अभी भी 2 ऐसे मामले थे जिन्हें उसे पहले निपटाना था। वह तुरंत द्वीप पर एक छोटी पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ा और उनमें से एक के ऊपर अपना हिडन फॉर्चून मैंशन छोड़ा। कुछ छिपाने वाले गठनों कंसीलमेंट फॉर्मेशंस को रखने के बाद वह अपने गुप्त कक्षों में प्रवेश कर गया। 6 दिन बाद उसने प्राप्त किए गए स्पिरिट फॉर्म टैलिस्मन को अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया। ये करते ही वह पैर मुड़कर बैठ गया और अपनी कमर से एक आध्यात्मिक पशु थैला स्पिरिट बीस्ट पाउच हवा में उछाल दिया। थैला खुला और उसमें से सफेद धुंध बाहर निकली, जिससे 1 मीटर लंबा पीला राक्षस जानवर प्रकट हुआ जो एक पेंगोलिन जैसा दिखता था। ये वह आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन था जिसे उसने कई वर्ष पहले प्राप्त किया था। जानवर के शरीर पर विभिन्न रंगों के प्रतिबंधक ताबीज रेस्ट्रिक्शन टैलिस्मन्स चिपके हुए थे और उसके अंगों में कई चमकते हुए सुनहरी सुइयां गोल्डन नीडल्स भेदी हुई थी, जिससे ये फर्श पर बेकार लेटा था। जब जायान ने इसे रिहा किया तो इसकी आंखें चिंता से भटकने लगी और उसने जायान की ओर एक दयनीय उपस्थिति के साथ देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि इन कुछ वर्षों ने जानवर के उग्र स्वभाव को काफी कमजोर कर दिया था। जायान ने अजीब ढंग से कहा, बेवकूफ बनने की कोई आवश्यकता नहीं है राक्षस जानवर, तुम मेरी वफादारी स्वीकार करोगे, अपनी खुद की आध्यात्मिक इंद्रियों को स्वेच्छा से छोड़ोगे और मुझे तुम पर आत्मा प्रतिबंध सोल रिस्ट्रेंट लगाने की अनुमति दोगे, अन्यथा मैं तुम्हें बस मार दूंगा। तुम्हारा राक्षस कोट, डेमन कोट और तराजू मुझे एक अच्छी कीमत दिला सकते हैं। जब आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन ने ये सुना तो उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में डर छा गया, लेकिन फिर उसने उसे रोष के साथ घूरा। जायान ने जानवर को देखा और स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें एक विरासती आध्यात्मिक पशु इनहेरिटेड स्पिरिट बीस्ट नहीं बनाऊंगा। तुम केवल मेरे जीवन काल के दौरान मेरे नियंत्रण में रहोगे। इस दौरान अगर मैं मर जाता हूँ या अगले क्षेत्र में आरोहित असेंट हो जाता हूँ तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। चूंकि तुम्हारे जीवन हमारे जीवन से कहीं अधिक लंबे होते हैं, ये तुम्हारे समय का केवल एक क्षण होगा। ड्रैगन की नजर डगमगाई और वह हिचकिचाहट दिखाने लगा। जायान ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और अपने भंडारण थैले पर थप्पड़ मारा और एक छोटी हरी बोतल स्मॉल ग्रीन बॉटल को अपने हाथ में बुलाया। खुश बैंगनी लपट पर्पल फ्लेम्स भड़क उठी, बोतल को घेर लिया और उसका ढक्कन हवा में उड़ गया। फिर एक हिमीय धुंध ग्लेशियल मिस्ट तेजी से बाहर निकली और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। जब ड्रैगन ने इस हिमीय की हुई ग्लेशियल ची को महसूस किया तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में आश्चर्य छा गया। जायान ने अपनी कलाई झटकी और बोतल से चांदी के तरल की एक बूंद उड़ी और तेजी से एक मोती पर्ल में घनीभूत हो गई। उसकी आंखें सुन्न हो गईं और उसकी नाक मोती की ओर फड़फड़ाने लगी। अचानक उसके मुंह से पशु गर्जन निकलने लगे, मानो वह उत्साह प्रदर्शित कर रहा हो। अच्छा, तुम इसे पहचानते हो। यदि तुम मेरा आध्यात्मिक पशु बनने के लिए सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें ग्लेशियल क्विंटेसेंस की 2 बूंदें दूंगा, जिससे तुम्हें आरोहण विपत्ति असेंशन ट्रिब्यूलेशन से बचने का एक अवसर मिलेगा। अब चुनो, जायान ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ड्रैगन मोती से ललचाया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हिचकिचाहट से ऐंठ रहा था। लंबे समय तक राक्षस जानवर ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया। जायान ने नाक से आवाज निकाली और फिर बोतल को अलग रख दिया। फिर उसके हाथ से बैंगनी लपटें चमकने लगी और धीरे धीरे एक तलवार के रूप में संघनित हो गईं। जब आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन ने तलवार की भयानक आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जायान ने फिर तलवार को छोड़ा, जिससे राक्षस जानवर आतंक से चीख पड़ा और समर्पण करते हुए चिल्लाने लगा।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 100 पॉसिबिलिटीज पवेलियन ड्रिफ्टिंग क्लाउड संप्रदाय का एक सहयोगी संप्रदाय है और हेवनली साउथ में एंशिएंट स्वॉर्ड संप्रदाय के साथ ड्रीम क्लाउड पर्वतों को साझा करता है। जायान इसका दौरा करता था जब उसने एंशिएंट स्वॉर्ड संप्रदाय के एक्सेंट्रिक जिन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आधे दिन बाद जायम ने हिडन फॉर्चून मैंशन को हटा लिया और प्रकाश की एक लकीर के रूप में मुख्य भूमि की ओर उड़ान भरी। कुछ शांत सप्ताहों के बाद वह तेजी से भूमि पर पहुंच गया। उसने दिव्य ताबीज संप्रदाय हेवनली टैलिस्मन सेक्ट पर फिर से नहीं जाने का फैसला किया और इसके बजाय दक्षिणी सीमा नानजियांग की ओर भाग निकला। यात्रा के दौरान उसने ट्रिप्लेम फैन के उस हिस्से को परिष्कृत करने के लिए रुक कर काम किया जिसके लिए मानव लपटों ह्यूमन फ्लेम्स की आवश्यकता थी। जायान निराश था कि उसे रास्ते में कोई तूफान नहीं मिला। वह चिंतित नहीं था, बल्कि इसके विपरीत दक्षिणी सीमा के घने जंगलों में बारिश का मौसम था जिसमें अक्सर बिजली भी गिरती थी। ये केवल समय की बात थी कि वह स्वर्गीय अग्नि हेवन फ्लेम को परिष्कृत कर पाएगा। 4 महीने बीत गए जब जायान नानजियांग क्षेत्र 1 में पहुंचा। रास्ते में उसे कई प्रांतों से गुजरना पड़ा। नानजियांग क्षेत्र एक ऐसा नाम है जिसका शाब्दिक अनुवाद दक्षिणी सीमा होता है। यह क्षेत्र न केवल दक्षिणी सीमा पर स्थित है, बल्कि इसका नाम भी यही है। यह क्षेत्र उन कुछ स्थानों में से एक था जो किसी बड़े संप्रदाय के शासन के अधीन नहीं था। इसके बजाय क्षेत्र के संसाधन 1 दर्जन या उससे अधिक मध्यम श्रेणी के संप्रदायों के बीच बंटे हुए थे। हालांकि इन संप्रदायों के बीच आमतौर पर संघर्ष होता रहता था, लेकिन यदि कोई बाहरी शक्ति हमला करती तो वे तुरंत एकजुट हो जाते थे। यहाँ तक कि महान 10 धर्मपरायण और दुष्ट संप्रदाय भी इस क्षेत्र को अपने शासन के अधीन नहीं कर पाए थे और जिन साम्राज्य में ये लगभग एक स्वतंत्र स्थिति में था। ऐसी परिस्थितियों में ये संप्रदाय बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे और अपनी खुद की तकनीकों को विकसित करते थे। वे ज्यादातर दुर्लभ यिन पॉइजन तकनीकों का अभ्यास करते थे जो शायद ही कहीं देखने को मिलती थीं। न केवल वे जहर और कीड़ों का उपयोग करने में कुशल थे, बल्कि उनकी श्राप कर्सेस के कौशल भी पूर्णता के स्तर पर थे। यदि कोई नानजियांग के अभ्यासी से लड़ता तो एक क्षण की लापरवाही भी एक भयंकर अरोध्य अनब्लॉकेबल झटके का कारण बन सकती थी। चाओयुन प्रीफेक्चर नानजियांग के पश्चिम में स्थित था, जिसमें ट्विन स्कॉर्पियन माउंटेन एक निर्जन पर्वत श्रृंखला में स्थित था। ये साल भर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े मियाज़मा विषैली धुंध से ढका रहता था। जब तक किसी के पास पर्याप्त उच्च खेती न हो या मियाज़मा के लिए दवा नली हो, वे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये पर्वत श्रृंखला वास्तव में नानजियांग में कुछ हद तक प्रसिद्ध थी। मियाज़मा के परिणामस्वरूप पहाड़ पर कई मूल्यवान विषैले पौधे उगते थे और ये 2 प्रकार के विषैले बिच्छुओं का घर था जो कम श्रेणी के अभ्यासियों के लिए कीड़ा तकनीकों इंसेक्ट टेक्निक्स के लिए आदर्श थे। जब जायान इस पहाड़ के पास पहुंचा तो यह वार्षिक मियाज़मा विस्फोट का समय था। कई अभ्यासी पास में एकत्र थे क्योंकि इस समय के दौरान विषैले बिच्छुओं की दोनों प्रजातियां अपने बिलों से बाहर निकलती थीं। हालांकि इन अभ्यासियों का बहुमत क्यूवी कंडेंसेशन चरण पर था, जिनमें कुछ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अभ्यासी भी मिले हुए थे। चूंकि पर्वत श्रृंखला उच्च श्रेणी के अभ्यासियों की रुचि का विषय नहीं थी, इसलिए वहां एक भी कोर फॉर्मेशन अभ्यासी मौजूद नहीं था। यदि जायान जैसे मध्य नासेंट आत्मा मिड नासेंट सोल के सनकी की खोज होती तो इससे बड़ा हंगामा मच जाता। इसलिए वह पहाड़ के आसपास नहीं रुका और इसके बजाय घने गुलाबी मियाज़मा में उड़ गया। उसके शरीर की रक्षा करने वाली नीली रोशनी ने आसानी से इसे और अंदर छिपे विषैले कीड़ों को रोक लिया। अपना रास्ता सुनिश्चित करने के बाद वह सीधे पहाड़ के मूल भाग की ओर चला गया। हालांकि एल्डर वेई ने मूल रूप से ट्विन स्कॉर्पियन माउंटेन का नाम बताया था, लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट स्थान नहीं बताया था। इसलिए जायान ने पहले मुख्य चोटी पर जाने का निर्णय लिया। जब वह उड़ रहा था और एल्डर वेई के अनुरोध के पीछे के उद्देश्य पर विचार कर रहा था, तो अचानक उसने दूर से एक दयनीय चीख सुनी। यह एक स्कॉर्पियन किंग है, एक आयरन टेल स्कॉर्पियन का वेरिएंट। भागो सभी, एक भयभीत आवाज में एक पुरुष ने चिल्लाकर कहा। उसके बाद विस्फोटों की आवाज और एक अजीब कीड़े की चीख सुनाई दी। जायान ने अपनी आंखों से नीली रोशनी जगाते हुए उनकी दिशा की ओर देखा। हवा चीरने वाली आवाजों के साथ पुरुषों और महिलाओं का एक समूह मियाज़मा के भीतर प्रकट हुआ जब वे उसकी दिशा में भाग रहे थे। वे नुकीले पैरों से दौड़ रहे थे और जमीन को साफ कर रहे थे, जो शरीर को हल्का करने की तकनीकों बॉडी लाइटनिंग टेक्निक्स का स्पष्ट प्रदर्शन था। समूह में से एक महिला ने जायान को देखकर अचानक आश्चर्य की आवाज निकाली। जल्द ही उसने अपनी आस्तीन लहराए और एक नीली धुंध फैल गई, जिसने क्षेत्र में मियाज़मा को साफ कर दिया, जिससे 100 मीटर का क्षेत्र साफ हो गया। समूह जब साफ क्षेत्र में पहुंचा तो अचानक रुक गया। जायान ने उनके पीछे के क्षेत्र की ओर इशारा किया और मुट्ठी बनाई। नीली रोशनी का एक हाथ प्रकट हुआ और उसने कुछ काले रंग को अपनी पकड़ में ले लिया। फिर यह एक चक्कर लगाकर जायान के पास वापस आ गया।
उस हाथ में 1 फुट लंबा बिच्छुआ था जिसका खोल चमकदार जेट काला था, इसकी आधा फुट लंबी पूंछ में कांटा था और यह बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। ये वह आयरन टेल स्कॉर्पियन वेरिएंट था जो इनकम श्रेणी के अभ्यासियों का पीछा कर रहा था। बिच्छुआ केवल एक ग्रेड 2 आध्यात्मिक पशु ग्रेड 2 स्पिरिट बीस्ट था और प्रकाश के हाथ से मजबूती से बंधा हुआ था। यह अपनी पकड़ में केवल गरजने में सक्षम था। यह अभ्यासी जब हवा में जायान को देखकर स्तब्ध रह गए और पूरी तरह से हैरान थे। उसके चारों ओर की रोशनी छट गई और उसने एक महिला से पूछा, मुझे नहीं लगता था कि मैं जिन राजधानी जिन कैपिटल छोड़ने के बाद यहाँ साथी वान फेलो डाउस्टवैंक से मिलूंगा। क्या युवा मिस्काउ यंग मिस्काउ कुशल हैं? 1 ये साथी नहीं, वरिष्ठ जायान। जूनियर मामा काओ अभी भी जिन राजधानी में हैं। मैं यहाँ केवल कुछ साथियों के साथ आध्यात्मिक दवाओं की तलाश में आई हूँ। लेडी वांग ने जल्दी से पहल करते हुए आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। जब से जायान तलवार की चीख से आकर्षित होकर निकला था, उसे एहसास हो गया था कि जायान एक उच्च श्रेणी का अभ्यासी है और उसके साथ आराम से पेश नहीं आ सकती। जब अन्य लोगों ने देखा कि लेडी वांग इस महान अभ्यासी को जानती है, तो उन्हें राहत मिली और उन सभी ने आगे बढ़कर जायान को धन्यवाद देने के लिए प्रणाम किया। हालांकि वे सभी मानते थे कि जायान कोड फॉर्मेशन चरण का है, क्योंकि नासंत आत्मा अभ्यासियों से संपर्क करना बहुत दूर की बात थी। जायान ने स्वीकृति में सिर हिलाया और फिर बंधे हुए बिच्छुए की ओर देखते हुए अपना माथा सिकोड़ा। दक्षिण स्तंभ जनरल साउथ पिलर जनरल की भतीजी होने के नाते आपको आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश करने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेडी वान की अभिव्यक्ति खाली हो गई और फिर उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हालांकि मेरा कबीला धनी है और मुझे कुछ आध्यात्मिक पत्थर प्रदान करता है, लेकिन मेरी अभियोग्यता एप्टीट्यूड केवल औसत है। वे मेरे ऊपर इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर कैसे खर्च कर सकते हैं? वास्तव में आपकी अभियोग्यता काफी अच्छी है। आपके लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण असंभव नहीं है। चूंकि हमारी फिर से मुलाकात हुई, मैं इसे आपको सौंप दूंगा। मेरे पास जल्द ही कोई काम है, अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद जायान ने प्रकाश के हाथ की ओर आकस्मिक रूप से इशारा किया। एक हल्की फटने की आवाज के साथ हाथ प्रकाश के धब्बों में बिखर गया और विशाल बिच्छुआ कांपा और फिर जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से निश्चेष्ट हो गया। वरिष्ठ, मैं जैसे ही लेडी वांग ने आभार व्यक्त करने के शब्द कहे, जायान एक चमक के साथ गायब हो गया और उसके शब्द अचानक रुक गए। अन्य अभ्यासियों ने ईर्ष्या के साथ विशाल बिच्छुआ वेरिएंट को देखा। हालांकि चूंकि बिच्छुआ किसी उच्च श्रेणी के अभ्यासी ने उसे दिया था, उनमें से किसी ने भी उसे लूटने की हिम्मत नहीं की। वे केवल देख सकते थे कि महिला ने उस पर कई ताबीज चिपका दिए और खुशी खुशी उसे अपनी आध्यात्मिक पशु थैले में डाल दिया। कुछ क्षणों बाद एक विस्फोट हुआ और आकाश को ढकने वाला मियास्मा घूमने लगा। फिर एक भयंकर हवा ने कुछ मियास्मा को तितर बितर कर दिया, जिससे हवा में एक काला तूफान बादल तैरता दिखाई दिया। उस क्षण जायान ने दूर काले पहाड़ की ओर देखा और बुदबुदाया, समय आखिरकार आ गया है। फिर वह प्रकाश की एक लकीर में पहाड़ की ओर उड़ गया। गरज की आवाजें गूंजी और भारी बारिश आसपास के मियास्मा पर पटकने लगी, जिससे यह जमीन से कई मीटर नीचे सिकुड़ गया। दूर पहाड़ पर एक तूफान ने अपना रूप प्रकट करना शुरू कर दिया। जायान पहाड़ की चोटी पर एक विशाल चट्टान पर उतरा और अपने चारों ओर एक प्रकाश बाधा बैरियर ऑफ लाइट की मदद से सूखा बना रहा। हालांकि वहां पहले से ही 8 अभ्यासी एकत्र थे, 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और बाकी क्यूई कंडेंसेशन पर। समूह के सभी सदस्यों ने अपने बालों को बन में बांधा था और स्थानीय पोशाक पहनी थी। जब उन्होंने जायान को प्रकट होते देखा, तो वे सब निराशा के साथ एक दूसरे को देखने लगे। जायान ने अभ्यासियों पर अपनी नजर दौड़ाई और आश्चर्यजनक आध्यात्मिक क्यूई स्पिरिचुअल चीख की एक बार छोड़ी। अभ्यासियों की ओर अपनी भुजा लहराते हुए उसने ठंडे दम में चिल्लाया, यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही उसके चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी, नीली धुंध का एक बवंडर उठा। अपने अलार्म में कुछ अभ्यासियों ने सुरक्षात्मक बाधाएं छोड़ी और जल्दी से अपने जादुई उपकरणों पर उड़ान भरी। हालांकि उन सभी को नीली धुंध ने निगल लिया और 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। यह एक शर्मनाक दृश्य था, क्योंकि उनके चेहरों पर आतंक छाया हुआ था। उस क्षण उन्होंने शब्दहीन रूप से पहाड़ से भाग जाना उचित समझा। अब जब उन्हें पता चल गया था कि जायान एक उच्च श्रेणी का अभ्यासी था। जायान ने उन्हें पहाड़ की चोटी से गायब होते देखा और फिर वह भावशून्य रूप से आकाश की ओर देखने लगा। उसके ऊपर काले बादलों में बिजली गरज रही थी और नाच रही थी। जायान से बात करने वाली हरी पोशाक वाली महिला काओ मेंगरोंग की वरिष्ठ मामा बहन वान थी, जिससे उसकी मुलाकात जिन राजधानी जाते समय हुई थी। अपने इस विस्फोटक आउटबर्स्ट के बाद जायान को मोनाक सोल डाइविजेंस की मृत्यु से होने वाली अंतिम चिंता का पता चला। वैसे भी चूंकि वह तूफान की बिजली एकत्र करने की योजना बना रहा था, वह किसी भी बाधा को नहीं चाहता था। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने भंडारण थैले स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारा और विभिन्न रंगों के जादुई झंडे स्पेल फ्लैग्स निकाले और अपने हाथ के इशारे से उन्हें हर दिशा में भेज दिया, जो बिना किसी निशान के जमीन में धंस गए।
उसने आकाश में लगातार चमकती बिजली को देखा और उसके मुख का कोना फड़का। उसका शरीर प्रकाश से चमकने लगा क्योंकि वह हवा में 100 मीटर ऊपर तैरने लगा। एक विचित्र हाथ की मुद्रा बनाते हुए वह एक मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक नीचे से विभिन्न रंगों की रोशनी चमकी। बंद विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद आकाश में उठने वाले कई प्रकाश स्तंभ प्रकट हुए और विशाल जादुई झंडे बन गए। वे जमीन से ऊपर खड़े हो गए और पूरी तरह से स्थिर रहे। अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखते हुए उसके नीचे के जादुई झंडों ने आध्यात्मिक क्यूई स्पिरिचुअल ची के धागे छोड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे 30 मीटर चौड़े स्पिरिट गैदरिंग स्पेल फॉर्मेशन का रूप ले लिया। चमकदार प्रकाश के भीतर केंद्र से ताबीज अक्षर टैलिस्मैन कैरेक्टर्स उठने लगे, जिससे ये पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उसी क्षण दूर आकाश में चमकती बिजली अचानक गठन की ओर आकर्षित हो गई और धीरे धीरे करीब आने लगी क्योंकि गरजने की आवाजें तेज हो गईं। जायान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया। उसने अपना हाथ पलटा और एक पतली जेड बोतल बुलाई, जो बिजली को पकड़ने के लिए विशेष रूप से परिष्कृत किया गया एक जादुई उपकरण था। उसने इसे हवा में छोड़ा और एक नीली जादुई मुद्रा अजूर स्पेल सीड से इस पर प्रहार किया, जिससे ये कई बार तेजी से घूमने लगी और फिर हवा में स्थिर हो गई। उसी क्षण जायान ने अपने हाथ ताली बजाए और उन्हें ऊपर उठाया, जिससे सुनहरी बिजली के 2 घने बोल्ट निकले, जो दोनों एक साथ जेड बोतल के निचले हिस्से से टकराए। एक गड़गड़ाहट के साथ बोतल कांपी और बिजली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। एक बड़बड़ाहट के साथ जायान ने हवा की ओर इशारा किया। किरकिराहट की आवाजें सुनाई दी क्योंकि बोतल से बिजली चमकी और एक टिमटिमाती 10 मीटर ऊंची छड़ बनाई जो काले आकाश की ओर इशारा कर रही थी। चांदी की बिजली ने आकाश को चीरा और सुनहरी छड़ से टकराई, इससे पहले कि उसे बोतल में खींच लिया जाता। ये काफी लगातार होता रहा क्योंकि और अधिक चांदी के बोल्ट नीचे गिरे और आसानी से एकत्र कर लिए गए। 2 घंटे बाद बोतल ने एक और घना बोल्ट एकत्र किया और एक तूफान की गड़गड़ाहट जैसी आवाजें छोड़ने लगी। जब उसने ये सुना तो वह भीतर ही भीतर प्रसन्न हुआ। उसने अपनी भुजा ऊपर उठाई और बोतल की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे सुनहरी छड़ गायब हो गई और जेड बोतल उसके हाथ में आ गई। फिर उसने अपनी आस्तीन को आकाश में लहराया और समान रूप वाली एक और बोतल प्रकट की और पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराया। ये करते हुए उसने उस बोतल की सावधानीपूर्वक जांच शुरू की जिसे उसने वापस प्राप्त किया था। ये लगातार कांपती और गड़गड़ाती रही। इसके मुंह से चमकदार चांदी की रोशनी चमक रही थी, मानो ये किसी भी क्षण फट सकती थी। जायान ने उस पर एक सुनहरा ताबीज गोल्डन टैलिस्मैन थपका दिया और बोतल की गतिविधि अचानक रुक गई। ढक्कन को ठीक से लगाने और इसे अलग रखने के बाद उसने फिर से अपना ध्यान आकाश की ओर किया। आधे दिन बाद जायान ने अपनी चौथी बोतल एकत्र की, लेकिन तूफान रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय बारिश और भी भारी होती गई। उसने अपनी चौथी बोतल को अलग रखने से पहले सोचना शुरू किया। उसका मानना था कि उसने ट्रफ्लेम फैन की सामग्री के लिए आवश्यक स्वर्गीय अग्नि हेवनली फ्लेम बनाने के लिए लगभग पर्याप्त बिजली एकत्र कर ली थी। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह अचानक आकाश के एक कोने की ओर मुड़ा। उसने धुंधले तौर पर एक चमक देखी, जिसके बाद एक सफेद धारा प्रकट हुई। उसे पता था कि अपने नीचे चमकते हुए जादुई गठन और अपने ऊपर विनाशकारी बिजली के साथ उसकी स्थिति बेहद ध्यान आकर्षित करने वाली थी। सफेद धारा जल्दी से जायान की दिशा में शूट कर गई। ये 100 मीटर दूर रुकी और प्रकाश गायब हो गया, जिससे महल की पोशाक पैलेस रोब्स पहने एक महिला प्रकट हुई। उसकी कदकाठी पतली और रूप नाजुक था, जिसमें जीवंत आंखों की एक जोड़ी थी। वह अपनी युवावस्था के प्रधान में एक सुंदरता प्रतीत हो रही थी। उसकी पोशाक किसी दुर्लभ सामग्री से बनी थी जो न केवल चांदी की रोशनी से चमकती थी बल्कि चमकदार रूप से चमकती भी थी। जायान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को उस पर से गुजारा और पाया कि यह महिला उसी की तरह एक मध्य नासंत आत्मा मिड नासंत सोल अभ्यासी थी। उसने उसे देखा और मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने एक नर्म सुखद आवाज में कहा, मैं नॉर्थ नाइट आइलैंड की बाई योइक हूँ। क्या आप भी साथी को फेलो डाउस्ट के साथ किसी काम से यहाँ आए हैं? जायान का दिल कांप उठा और उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप नॉर्थ नाइट पैलेस की अभ्यासी हैं? बाई याओई हंसी, मैं नॉर्थ नाइट पैलेस की बाहरी मामलों की बड़ी एक्सटर्नल अफेयर्स एल्डर हूँ। चूंकि हम एक दूरदराज के क्षेत्र में स्थित हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप इसे जानते हैं। क्या मैं आपका आदरणीय नाम जान सकती हूँ? जायान शांत हो गया और उत्तर दिया, मेरा उपनाम हान है, समुद्र पार का एक भटकने वाला अभ्यासी वेग्रेंट कल्टिवेटर। मैं वास्तव में साथी फू से मिलने आया हूँ, हालांकि मैंने आपके महल की गूंजती प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले सुना है। बाई याओई ने जायान की ओर एक रुचिपूर्ण नजर डाली और पूछा, ओह, क्या साथी हान को समुद्र पार के 3 महान अमरों 3 ग्रेट ओवरसीज इमॉर्टल्स में से किसी को जानते हैं या उनसे कोई संबंध है? मैंने उनसे कभी नहीं मिला क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अक्सर दूसरों के साथ व्यवहार करता है।
मैं आमतौर पर अपने द्वीप पर एकांत में खेती करता हूँ। तो ये बात थी, मैं ढंग से बोल गई थी। क्या साथी हान को बिजली एकत्र करने में किसी सहायता की आवश्यकता है? पेशकश के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं लगभग कर चुका हूँ। यह अंतिम बोतल होगी। जब बाय याओई ने उसे सुना तो वह हवा में एक चक्कर लगाकर दूसरी चट्टान पर उतरी। तो मैं पहले ही आराम कर लूंगी जब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और आकाश में एक छाता अम्ब्रेला जादुई उपकरण बुलाया। ये हवा में घूमा और नीचे सफेद प्रकाश का बादल छोड़ा, जिसने उस तक बारिश के पहुंचने से रोका। फिर वह शांति से बैठ गई और एक चमक के साथ अपने हाथ में एक हथेली के आकार की वस्तु बुलाई। जायान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तुरंत उस वस्तु की ओर देखा। ये ताज़ी बर्फ की तरह सफेद थी और चमकदार आभा से चमक रही थी। आइस जेड। उसने तुरंत पहचाना, वही मार्गरियट ईयर आइस जेड, मिरियड ईयर आइस जेड, जिसकी बोतल से उसने ग्लेशियल क्विंटेसेंस प्राप्त की थी। अपने हाथ में बर्फ के जेड की प्लेट का उपयोग करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी ध्यान में डूब गई। ऐसा प्रतीत होता था कि महिला की खेती की कला शुद्ध बर्फ गुण आइस एट्रीब्यूट नहीं थी, बल्कि हिमीय यिन ग्लेशियल यिन की थी, अन्यथा उसे जेड की हिमीय शक्ति के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इससे जायान की स्नो सोल पिल्स के समान परिणाम मिलता, लेकिन जेड की गुणवत्ता चाहे जो हो, ये प्रभावशीलता की तुलना में कतई नहीं आती थी। हालांकि जायान की अभिव्यक्ति शांत बनी रही, लेकिन वह अनजाने में महिला से सावधान हो गया, ये देखते हुए कि नॉर्थ नाइट पैलेस हर कुछ पीढ़ियों में उच्च श्रेणी के राक्षस जानवरों के खिलाफ मौत तक लड़ना पसंद करता था, बजाय इसके कि वे अपनी कुछ ग्लेशियल क्विंटेसेंस को सौंप दे। ये स्पष्ट था कि वे इसे कितना महत्व देते थे। यदि उसने इस महिला को ये जानने दिया कि उसके पास उनके संप्रदाय का हस्ताक्षर खजाना है, तो यह निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनता। जल्द ही उसने बिजली से भरी अपनी 5वीं बोतल को अलग रखा और धीरे धीरे स्पिरिट गैदरिंग स्पेल फॉर्मेशन के केंद्र में तैरने लगा। फिर उस पर कई जादुई मुद्राएं स्पेल सील्स मारने के बाद इसने उसके चारों ओर एक नीली बाधा अजूर बैरियर बना ली, जिसने तूफान को उसे परेशान करने से रोका। फिर वह आंखें बंद करके बैठ गया। बेशक वह इस महिला की उपस्थिति में ट्राइफ्लेम फैन की किसी भी सामग्री को परिष्कृत नहीं कर सकता था। जल्द ही केवल गरज और हवा की आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरे एक दिन के बाद बारिश आखिरकार धीरे धीरे जाने लगी और आकाश में तपता सूरज प्रकट हुआ। मौसम तुरंत गर्म और नम हो गया क्योंकि मियाज़मा ने धीरे धीरे अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया, पूरी श्रृंखला को लपेटते हुए। इसके अतिरिक्त शरण लेने वाले कई कीड़े फिर से जमीन से बाहर निकले। बड़ी शांति के साथ जायान ने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को 10 किलोमीटर की सीमा तक छोड़ा। पेड़ों से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक सब कुछ अपने मन में स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए वह शांत ध्यान में डूब गया। जब कभी कम श्रेणी के अभ्यासी पहाड़ पर चढ़े तो वे 2 नासंत आत्मा अभ्यासियों की आश्चर्यजनक खेती की खोज करने के बाद आतंक के साथ तुरंत भाग गए। जायान और महल पोशाक वाली महिला के लिए वे पूरे 3 दिनों तक बैठे रहे। चौथे दिन की सुबह अंततः एक और उच्च श्रेणी का अभ्यासी मुख्य पहाड़ पर पहुंचा। इस बार यह एक विशाल कद वाला पुरुष था। उसका रूप विकृत था और त्वचा काली और चमकदार थी। किसी अज्ञात तकनीक के परिणामस्वरूप वह अपने पीछे एक दुष्ट हवा ईवल विंड छोड़ता था, क्योंकि वह यहाँ एक विशाल कछुए के कवच टॉर्टस शेल पर सवार होकर आया था। जब इस विशाल आदमी ने उन दोनों को देखा तो वह हार्दिक हंसा और बैठने के लिए एक और चट्टान पाए। हालांकि उसका ध्यान करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने एक चमकती हुई सुनहरी किताब गोल्डन बुक निकाली और इसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके विद्वानों जैसे कार्यों ने उसकी उपस्थिति के साथ एक नाटकीय विरोधाभास पैदा किया। हालांकि उन्होंने उसकी कार्रवाइयों पर अंधा आंख दिखाई थी, लेकिन जायान वास्तव में भीतर ही भीतर अपना माथा सिकोड़ रहा था। यह विशाल पुरुष भी मध्य नासंत आत्मा चरण में था। ऐसा प्रतीत होता था कि वृद्ध फू ओल्ड मैन फू का उद्देश्य इस स्तर पर इतने सारे अभ्यासियों को इकट्ठा करना साधारण नहीं होगा। नए आगंतुक के आगमन के बाद तीनों अभ्यासियों ने अपने अपने कामों में लग गए। बातचीत शुरू करने की कोई कोशिश नहीं की। ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि आधे महीने बाद मियाज़मा ज्यादातर पीछे हट नहीं गया और 2 और चमकती रोशनी की धाराएं अभ्यास के साथ पहाड़ की ओर उड़ी। दोनों लकीरें ऊपर से घूमी और तीनों के बीच में नीचे उतरी, जिसमें 9 सेरेनिटी संप्रदाय 9 सेरेनिटी सेक्ट के एल्डर वेई और एक सुंदर काले कपड़े पहने महिला प्रकट हुई, जिसके मोटे भौहें और गंभीर चेहरा था। जबकि वह महिला चुप और भावशून्य बनी रही। एल्डर वेई ने खुश रवैये के साथ तीनों को देखा और कहा, तुम तीनों ने मुझे समय पर आकर सम्मानित किया है। मैं मूल रूप से इसकी तैयारी कर रहा था अगर तुम में से कोई नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं था। विशाल पुरुष ने ठंडी मुस्कान के साथ स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि मैं आया हूँ, मैं वर्तमान में अपनी बाधा बॉटलनेक को पार करने के महत्वपूर्ण बिंदु पर हूँ। अगर भाई फू ब्रदर फू के मामले मुझे रुचिकर नहीं लगे तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। चिंता न करें भाई युआन ब्रदर युआन।
आपको पता होना चाहिए कि मैं सच बोलता हूँ क्योंकि मैंने साथी हान, फेलो डाओस हां और बाइक को भी बुलाया है। लेकिन इससे पहले एक परिचय आवश्यक है। यह मेरी जूनियर मामा बहन चैंग जिफांग है, 9 सेरेनिटी संप्रदाय की आंतरिक मामलों की बड़ी। चूंकि आप नानजियांग के सेक्रेड पॉइजन संप्रदाय सेक्रेड पॉइजन सेक्ट से हैं, हमें विशेष रूप से आप जैसे स्थानीय व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी, भाई युआन। साथ ही हान के बारे में, उनके पास आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं और वे समुद्र पार से एक भटकने वाले अभ्यासी हैं। साथ ही फिर वृद्ध फू ने एक दूसरे का त्वरित परिचय दिया। जब अन्य लोगों ने वृद्ध फू को ये कहते सुना कि जायान के पास आश्चर्यजनक क्षमताएं हैं, तो अभ्यासी युआन और बाई याओई दोनों ने उसे आश्चर्य के भाव से देखा। जायान ने ये सुनकर अपना माथा सिकोड़ा और कहा, साथी फू मुझे अधिक प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी खेती काफी औसत है। आपने मेरी कथित आश्चर्यजनक क्षमताओं के बारे में कहाँ सुना है? एक गहरे स्वर में वृद्ध फू ने गहराई से कहा, इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न केवल आपने जिन कैपिटल में वृद्ध शियाओ ओल्ड मैंसियो को मारा, बल्कि व्यापार मेले के बाद क्या आपने प्रसिद्ध मॉन्ट विकेट फायर को भी नहीं मारा? आपकी विशाल खेती को देखते हुए क्या कहने की आवश्यकता है? क्या मॉन्ट विकेट फायर की हत्या साथी हान ने की? अभ्यासी युआन ने अचानक व्यापक रूप से बदली हुई अभिव्यक्ति के साथ जायान को देखा। बाई याओई ने भी झटका प्रकट किया। केवल काले कपड़ों वाली महिला उदासीन दिखाई दी, मानो उसे पहले से पता था। जायान ने दुखी मुस्कान के साथ कहा और एक असहाय स्वर में बोला, भाई फू निश्चित रूप से गलती में हैं। हालांकि मैंने जिन राजधानी में एक अज्ञात प्रारंभिक नासंत आत्मा अभ्यासी को मारा था, लेकिन मॉन्ट विकेट फायर की हत्या करने वाला एक और अभ्यासी था। क्या आप वाकई मानते हैं कि मेरे जैसा एक भटकने वाला व्यक्ति इतनी स्वर्ग विरोधी क्षमताओं का मालिक हो सकता है? एक और अभ्यासी, मैंने सुना था कि मॉन्ट विकेट फायर के खिलाफ 2 समान चेहरे वाले अभ्यासियों ने लड़ाई लड़ी थी। क्या ये सच में आप नहीं थे? वृद्ध फू की अभिव्यक्ति शिथिल हो गई, लेकिन उसने संदेह के स्वर में बात की। जायान ने अपनी थोड़ी को सहलाया और कहा, भाई फू वाकई मुझे अधिक आनते हैं। अगर मेरे पास एक पल में एक मध्यनासंत आत्मा अभ्यासी को मारने की शक्ति होती, तो मुझे यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट से बचने की आवश्यकता क्यों होती? मैं बोल्डली निकल सकता था और कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी वह वृद्ध शियाओ असाधारण रूप से धूर्त था और कई छलांग तकनीकों में कुशल था। उसे मारने में सक्षम होना पहले ही असाधारण क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। किसी भी मामले में, क्या आप उस अभ्यासी को पहचानते हैं जिसने मॉन्ट विकेट फायर को मारा था? एक देर नासंत आत्मा अभ्यासी का अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से यही मतलब है कि वे समुद्र पार से आए हैं। वृद्ध फू ने बहुत रुचि के साथ पूछा। जायान ने सिर हिलाया और शांति से कहा, मॉन्ट विकेट फायर की हत्या करने वाले अभ्यासी का चेहरा मेरे जैसा ही था, लेकिन उनका साथ हमारी जरा सी भी रिश्ता नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अगर हम उसे ढूंढ पाते तो हमारी सफलता की संभावना और भी अधिक होती। ये कहकर वृद्ध फू ने शुष्क हंसी और विषय को छोड़ दिया। अभ्यासी युआन ने तब पूछा, मैंने ये भी सुना है कि अंतिम दिन भूमिगत व्यापार मेले के पास एक 2 सिर और 4 भुजाओं वाला राक्षस प्रकट हुआ था। उसने कई प्रारंभिक नासंत आत्मा अभ्यासियों को निगल गया था। यदि व्यापार बैठक की देखरेख करने वाले महान अभ्यासी नहीं होते, तो पूरा समूह समाप्त हो गया होता। क्या भाई हान इस मामले के बारे में जानते हैं? जायान ने उत्तर दिया, मुझे नहीं, मैं तो तब तक काफी दूर चला गया था जब ये हुआ। अभ्यासी युआन ने इसे सुनकर संदिग्ध अभिव्यक्ति पहनी। उसी क्षण बाई याओई ने पूछा, साथी फू, आप हमें इस नियुक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते? मैं ऐसी दूरदराज की जगह पर नहीं आई होती अगर वह मुझ पर छोटा सा एहसान न होता जो मैं आपको चुकाना चाहती हूँ। जरूर, हालांकि चूंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे अच्छा होगा कि हम आवश्यक सावधानी बरतें। फिर वृद्ध फू ने अपने चारों ओर उंगलियां फेंकी और हरी आग की 1 दर्जन से अधिक लकीरें छोड़ी। वे अंधेरी लपटों के विस्फोटों में फटे और हरी रोशनी की धुंध में फीकी पड़ गए। जायान ने उनके माध्यम से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को दोहराया और प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन के महीन उतार चढ़ाव पाए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उस आसानी ने जिससे उसने इसे स्थापित किया उसके दिल को कांपने का कारण बना। वह बुजुर्ग आदमी के बारे में अधिक सोचने के लिए मजबूर महसूस किया। बाई याओई और अभ्यासी युआन ने भी प्रतिबंध पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को दोहराया और वे बुजुर्ग आदमी के इस गंभीर व्यवहार पर उत्साह का एहसास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वृद्ध फू ने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, सच कहूँ तो मैं पिछले 30 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ और अब एक वास्तविक अवसर प्रकट हो गया है। क्या आप साथियों ने कभी नासंत कल्टिवेटिंग पिल नामक एक प्राचीन दवा के बारे में सुना है? नासंत कल्टिवेटिंग पिल। बाई याओई और अभ्यासी युआन दोनों ही खोए हुए दिखाई दिए, लेकिन जब जायान ने ये नाम सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जब अभ्यासी युआन ने ये देखा तो उसने पूछा, क्या साथी हान इस दवा के बारे में जानते हैं?
कुछ विचार के बाद जायान ने समझाया, हाँ थोड़ा बहुत। नासेंट कल्टिवेटिंग पिल एक प्राचीन संप्रदाय की हस्ताक्षर आध्यात्मिक दवा थी और इसे दिव्य गुणवत्ता का माना जा सकता है। कहा जाता था कि जब ये गोली ली जाती थी तो यह नासेंट आत्मा को अत्यधिक लाभ पहुंचाती थी, जिससे वे आसानी से बाधाओं बॉटलनेक्स को पार कर सकते थे। हालांकि संप्रदाय समय के गुजरने का सामना नहीं कर सका और दवा का सूत्र खो गया। अब केवल एक छिटपुट लोग ही इसके अस्तित्व के बारे में जानते हैं। अगर यह बात न होती कि जायान गोली परिष्करण पिल रिफाइनमेंट में अच्छी तरह से शोध किया हुआ था और उसने कई प्रासंगिक प्राचीन रिकॉर्ड पढ़े थे, तो उसे इसका कोई ज्ञान नहीं होता। अभ्यासी युआन और बाई याओई दोनों ने खुशी प्रकट की। बहुत उत्साह के साथ अभ्यासी युआन ने पूछा, भाई वेई, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप इस गोली के ठिकाने के बारे में जानते हैं? यह उल्लेख करना उचित है कि एक अभ्यासी के नासेंट आत्मा चरण में प्रवेश करने के बाद बाधाओं को तोड़ने के लिए दवाओं और तरीकों की संख्या यहाँ तक कि प्राचीन काल के लोगों से भी लगभग 0 तक कम हो गई थी। और अगर किसी के पास एक होता तो वे अपने परिवार के सदस्यों को भी इसका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं करते थे। इतने वर्षों के बाद पुरातन काल की ऐसी वस्तुएं ज्यादातर गायब हो गई थीं। किंवदंतियों की कुछ स्वर्ग विरोधी वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश नासेंट आत्मा अभ्यासियों को अपनी बाधाओं को तोड़ने के लिए खेती उन्नति दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। परिणाम स्वरूप उपस्थित लोग गोली के प्रभावों के बारे में सुनकर उत्साह से भर उठे। वृद्ध फू ने गर्व की अभिव्यक्ति के साथ हंसा। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि जायान वास्तव में इस गोली के बारे में जानता है। ये तो सही है, मैंने 100 साल पहले इस गोली का परिष्करण सूत्र हासिल किया था। क्या साथी के पास वास्तव में ऐसा खजाना है? अभ्यासी युआन ने अपने हाथ बांध लिए और उसकी अभिभूत करने वाली उत्साह उसके काले चेहरे पर खिली हुई हल्की लाल रोशनी से स्पष्ट थी। जायान और बाओ याओई ने भी खुशी की समान नजर बदली। वृद्ध फू ने सिर हिलाया। मैं भी गोली परिष्करण तकनीकों में निपुण हूँ। जब तक मेरे पास सभी सामग्रियां हो, परिष्करण कोई समस्या नहीं साबित होगी। जायान ने अपना माथा सिकोड़ा और पूछा, आपके स्वर से ऐसा लगता है कि आप उप सामग्रियों की कमी महसूस कर रहे हैं। भाई हान काफी तेज हैं। यदि ऐसा न होता कि मुझे इसके मुख्य घटकों में से एक की कमी थी, तो मैंने सालों पहले इसे परिष्कृत कर लिया होता। इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी शक्ति दें। बाई याओई ने अपना माथा सिकोड़ा और कहा, चूंकि आप 9 सेरेनिटी संप्रदाय के एक बड़े के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद इतने वर्षों बाद भी इसे हासिल नहीं कर सके, तो यह वस्तु वास्तव में खोजने में मुश्किल होनी चाहिए। खोजना मुश्किल? वृद्ध फू ने दुखी होकर हंसा। ये सामग्री इस दुनिया से विलुप्त होनी चाहिए। उस समय मैं मानता था कि गोली का सूत्र बेकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसके निशान मिलेंगे। इस तरह इसने मुझे योजनाएं बनाने पर मजबूर किया। अभ्यासी युआन ने अधीरता से कहा, ठीक है भाई फू, कृपया घेरे में मत बोलो। जल्दी बताओ, हमें ठीक से बताओ कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। वृद्ध फू ने शांति से कहा, अम्ब्रा यिनहॉस का मांस। अपनी चौंकाने वाली स्थिति में जायान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, एक अम्ब्रा यिनहॉस? साथी ने ऐसी चीज कहाँ पाए? जब बाई याओई और अभ्यासी युआन ने ये सुना तो उन्होंने निराशा की नजरों से एक दूसरे को देखा। बूढ़े आदमी ने हंसा और गहराई से कहा, मैं 30 साल पहले इसके निशान यही नानजियांग में पाया था। वृद्ध फू ओल्ड मैन फू द्वारा ये घोषणा करने के बाद कि उसने अम्ब्रा यिनहॉस का पता लगा लिया है, एक क्षण की चुप्पी छा गई। फिर अभ्यासी युआन कल्टिवेट युआन ने पूछा, चूंकि साथी ने पहले ही अम्ब्रा यिनहॉस के घोंसले का पता लगा लिया है और फिर भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ा है? वृद्ध फू ने उत्तर दिया, हालांकि घोड़ा छिपने की तकनीकों में बेहद कुशल है और यात्रा करते समय कोई निशान नहीं छोड़ता है, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर इसे पकड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इसका घोंसला मार्ड्रियड पॉइजन वैली की यिन यांग केव में है। मैं वहां जाकर इसका पीछा नहीं कर सकता और इसकी असाधारण बुद्धि के कारण घोड़ा गुफा के प्रवेश द्वार तक ही यात्रा करेगा और एक कदम भी बाहर नहीं रखेगा। यिन यांग केव। बाई याओई का चेहरा पीला पड़ गया और अभ्यासी युआन ने भी सांस ली। इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना होने के कारण जायम ने हैरानी से पूछा, ये यिन यांग केव क्या है? क्या यह इतना भयानक है? क्या साथी हान को यिन यांग केव के बारे में पता नहीं है? बाई याओई ने आश्चर्य से चिल्लाया और फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं भूल गई थी कि आप समुद्र पार के हैं। यिन यांग केव को ग्रेट जिन के 7 सबसे खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। सामान्य अभ्यासी एक बार प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौटते। इसमें इतना खतरनाक क्या है? जायान ने जिज्ञासावश पूछा। वृद्ध फू ने समझाया, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक ऐसी जगह है जहां यिन और यांग आपस में टकराते हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दें तो साल भर चलने वाली आत्मा कंपार्टमेंट यिन हवाएं, सोल चिलिंग यिन विंड्स किसी नासेंट आत्मा को भी बिखेरने के लिए पर्याप्त हैं।
गुफा में कई प्रकार के खतरनाक भूत विशेष घोस्ट भी हैं। भले ही कोई जीवित व्यक्ति गुफा में प्रवेश करने के बाद इन हवाओं का सामना करने में सक्षम हो, लेकिन भूत उसे निगल जाएंगे। अभ्यासी युआन ने नाक से आवाज निकाली और कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई किलोमीटर गहराई में गलियारों और गुफाओं की अनगिनत जंजीरें एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसे भी अभ्यासी थे जो किसी तरह सबसे नीचे तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन वे गहराइयों का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा सके। ये हवाएं उन्हें अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को छोड़ने से रोकती थीं, और वे एक सामान्य नश्वर व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं देख सकते थे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि गुफा की गहराइयों में एक भयंकर भूत राजा गोस्ट मोनार्क छिपा हुआ है। हालांकि ये हमेशा अपुष्ट रहा, क्योंकि अधिकांश लोग जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। बाई याओई ने अपना माथा सहलाया और जोड़ा, गुफा में मूल्य की बहुत कम चीजें खोजी गई हैं। प्राचीन काल में यह अत्यंत दुर्लभ अयस्कों का स्थान था, लेकिन अब केवल निम्न श्रेणी की नसें ही बची हैं। अब जब भाईफू ने एक अम्ब्राजीन हाउस खोजा है, तो ऐसा लगता है कि यिन यान केव इतना साधारण स्थान नहीं है। हेवन वॉइड हॉल, डेविल फॉल वैली और अन्य खतरनाक स्थानों से गुजर चुके जायान ने स्वाभाविक रूप से इन खतरों का अनुभव किया था, और उसने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि भाईफू इतने वर्षों बाद भी इसे पकड़ने में सक्षम नहीं हुए, तो इसके पीछे जरूर कुछ जटिलताएं होंगी। वृद्धफू ने आत्मविश्वास से समझाया, सही, इसीलिए मैं पिछले 10 वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने इन भूतों से लड़ने के लिए विशेष रूप से कई खजानों ट्रेजर्स का परिष्करण किया है, और आत्मा दुखदायक इन हवाओं को रोकने के लिए मैंने अपने संप्रदाय के डार्क वायलेट पर्ल्स लाए हैं। इसके साथ आप इन हवाओं की शक्ति को आधा कमजोर करने में सक्षम हो जाएंगे। अभ्यासी युआन और बाई याओई का दिल ये सुनकर बैठ गया। डार्क वायलेट पर्ल 9 सेरेनिटी संप्रदाय 9 सेरेनिटी सेक्ट के 3 हस्ताक्षर खजानों में से एक था। वृद्धफू ने धीरे धीरे पूछा, कैसा रहेगा यदि आप मेरी सहायता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और अम्ब्राजीन हाउस को पकड़ने में सफल होते हैं, तो मैं तुरंत इसका उपयोग नासेंट कल्टिवेटिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको प्रत्येक को एक गोली मिलेगी। चूंकि गोली आपके शरीर को केवल एक बार प्रभावित कर सकती है, इसलिए आप कितनी भी लें, इसका प्रभाव वही रहेगा। अंदर आपको जो कुछ भी अन्य चीजें मिलें, वह आपके भाग्य पर निर्भर करेगी। भले ही हमें अंदर कोई भयंकर भूत राजा मिल जाए, हम अपनी संयुक्त शक्ति से उससे काफी हद तक निपट सकेंगे। तीनों इसे सुनकर चुप हो गए। सबसे ज्यादा उत्साहित अभ्यासी युआन भी गहरे विचार में डूब गए। बाई याओई ने अपने चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाया और शांति से पूछा, चूंकि भाईफू ने पहले ही इतनी तैयारी कर ली है, तो आपने हमें क्यों खोजा? अगर आप चाहते थे कि मध्यनासंत आत्मा अभ्यासी आपकी मदद करें, तो आपके 9 सेरेनिटी संप्रदाय में उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। जब अन्य दोनों ने ये सुना, तो उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। विशेष रूप से अभ्यासी युआन ने वृद्धफू के चेहरे को गौर से घूरा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक क्रूर भाव आया और उसने क्रोध से कहा, ये दूसरों के लिए सच हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अतीत में हुए विवादों के कारण मैं अपने संप्रदाय के अधिकांश समान श्रेणी के अभ्यासियों के साथ दुश्मन बन चुका हूँ। मेरी जूनियर मामा बहन चांद के अलावा बाकी सब मेरे मरने के दिन का इंतजार कर रहे हैं। भले ही वे मदद करने के लिए सहमत हो जाएं, मुझे डर है कि वे मुझे धोखा देने के अवसर की तलाश में रहेंगे। जायान इन खाली शब्दों से दंग रह गया। कौन बता सकता था कि वे सच थे या झूठ? हालांकि चूंकि उसने ये कह दिया था, इस मामले को और आगे बढ़ाना मुश्किल था और वे सभी चुप ही रह सकते थे। बाई याओई ने सोच में सिर झुकाया। फिर उसने सिर उठाया और कहा, यिन यान केव में प्रवेश करना कितना खतरनाक है, इसे देखते हुए मुझे इस पर ठीक से विचार करना होगा। क्या आप मुझे निर्णय लेने के लिए 3 दिन का समय दे सकते हैं? जरूर। वैसे भी हम आधे साल पहले शुरू नहीं करेंगे। हमें पहले 20 वर्ष के चक्र की प्रतीक्षा करनी होगी, जब गुफा में यिन हवाएं सबसे कमजोर होती हैं, और आपको भूतों से निपटने के लिए खजानों की तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन आज हम प्रस्थान करने से पहले मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप अपने रक्त साथ ब्लड एसेंस के साथ इस अंडरवर्ल्ड रिवर पेज पर हस्ताक्षर करें, और एक विषैली शपथ वेनमस ओथ लें कि आप इसे किसी और को नहीं बताएंगे। मैं पहले एक काया हूँ और बाद में एक सज्जन। मैं नहीं चाहता कि यह मामला बाद में किसी का ध्यान आकर्षित करे। वृद्धफू मुस्कुराया और अपनी आस्तीन लहराते हुए काली लपटों की एक चमक के साथ एक पीले कागज का टुकड़ा प्रकट किया। एक अंडरवर्ल्ड रिवर पेज। अभ्यासी युआन ने चौंक कर चिल्लाया, वह दुष्ट उपकरण जो शपथ तोड़ने वालों पर विपत्ति लाता था। क्या ये सैकड़ों साल पहले गायब नहीं हो गया था? जायान ने ये सुनकर झटका महसूस किया। वृद्धफू ने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे ये हासिल करने के लिए भूमिगत बाजार में काफी राशि खर्च करनी पड़ी। हालांकि यह किंवदंतियों जितना घिनौना नहीं है, लेकिन ये कम से कम आपको थोड़े समय के लिए चुप रख सकता है। साथ ही हान शायद हेवनली डेविल संप्रदाय हेवनली डेविल सेक्ट के फंग टियांग सिंह की मौत के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन साथ ही बाय और युआन को पता होना चाहिए।
फैंग तियानिक सिंह हमारी तरह एक मध्य नासंत आत्मा अभ्यासी था और मुझे आशा है कि आप में से कोई भी इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण नहीं करना चाहेगा। अभ्यासी युआन की अभिव्यक्ति लंबे समय तक बदलती रही और फिर उसने निर्णायक रूप से कहा, ठीक है, मैं नासंत कल्टिवेटिंग पिल जैसी मूल्यवान चीज को जाने नहीं दूंगा। आधे साल बाद मैं समय पर पहुंचूंगा। इसके बाद उसने हाथ की लहर से जलती हुई काली पृष्ठ को अपने सामने 1 मीटर की दूरी पर बुलाया। फिर उसने उसके बगल में रक्तसार ब्लड एसेंस का एक बादल फूका। उसने अपनी उंगली रक्तसार में डुबोई और जल्दी से पृष्ठ पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे। तुरंत बाद काली लपटों से एक दुष्ट भूत का चेहरा उभरा और उसने विशाल आदमी की ओर दुष्टता से मुस्कुराया। फिर उसने पृष्ठ पर लिखे खूनी अक्षरों को अपने मुंह में चूस लिया और धुएं में गायब हो गया। यह अजीब दृश्य देखकर जायान का दिल जोर से धड़कने लगा। वृद्ध फू ने पृष्ठ को वापस बुलाया और कुछ क्षण उसकी जांच की और फिर संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। फिर उसने अपनी नजर बाई याओई की ओर मोड़ी। महिला ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खुद को समर्पित कर दिया और पृष्ठ को अपनी ओर बुलाया। उसी तरह की घटनाओं के बाद भूत का सिर फिर से एक अजीब और अचानक उपस्थिति में प्रकट हुआ। जब वृद्ध फू ने अपनी नजर जायान पर डाली तो उसने भीतर ही भीतर एक लंबी सांस ली। हालांकि उसे इस वस्तु से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि इस मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने भावशून्य रूप से पृष्ठ की ओर इशारा किया और इसे बुला लिया। इसे घूरने के बाद उसने अपनी जीभ के सिरे को काटा और रक्तसार का एक बादल फूका। उसने जल्दी से लिख दिया कि उसने आज की बैठक के विवरण को प्रकट न करने की शपथ ली और एक लाल चमक के साथ काली लपटों से भूत का चेहरा फिर से प्रकट हुआ। यह शातिर मुस्कुराया और अपना मुंह खोला, लेकिन अचानक जायान के अंदर कुछ हिला और उसने एक अजीब चीख निकाली। हालांकि आवाज जोर नहीं थी, लेकिन पास के सभी अभ्यासी इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। जबकि अन्य लोगों ने इसे सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भूत का चेहरा अचानक विकृत हो गया और यह घबराहट में गायब होने से पहले एक चीख के साथ विलीन हो गया। वृद्ध फू और अन्य सभी इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। जायान के चेहरे पर एक अजीब भाव था और उसने एक आह भरी। उसने पृष्ठ को अपने पास बुला लिया और कहा, मुझे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है और मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो इस पृष्ठ को रोकने में सक्षम है, इसलिए मैं शपथ लिखने में असमर्थ हूँ। हालांकि मैं केवल एक भटकने वाला अभ्यासी हूँ और आने वाले 6 महीनों में नानजियांग से प्रस्थान नहीं करूंगा, न ही मैं इस मामले को किसी और को बताऊंगा। जायान ने नीली रोशनी की एक लहर में पृष्ठ को वृद्ध फू की ओर वापस भेज दिया। उसने अभी भी चौंके हुए अभिव्यक्ति के साथ पृष्ठ को पकड़ा और वह खोया हुआ दिखाई दिया। अंडरवर्ल्ड रिवर पेज के अलावा उसके पास जायान को इस मामले पर चुप रखने का कोई अन्य तरीका नहीं था। फिर काले कपड़े पहने महिला ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। वरिष्ठ मामा भाई को, मुझे लगता है कि साथी हान के शब्द उचित हैं। मैं उन पर भरोसा करती हूँ कि वे चुप रहेंगे। महिला की आवाज कुछ हद तक भारी थी, लेकिन इसमें एक अनकहा आकर्षण था। अपनी चमकदार आंखों के साथ ऐसा महसूस होता था कि वह अपनी सुंदरता के साथ किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। जब वृद्ध फू ओल्ड मैन फू ने अपनी छोटी मार्शल सिस्टर जूनियर मार्शल सिस्टर की बात सुनी तो वह एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन थोड़ी सोच के बाद अंततः सिर हिला दिया। चूंकि अंडरवर्ल्ड रिवर पेज का साथी खेतीबाड़ी जायन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मैं इस मामले को मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे आपके शरीर पर एक निशान लगाना होगा। यदि आप नानजियांग में रहे तो यह आधे वर्ष में अपने आप गायब हो जाएगा और मुझे आशा है कि साथी खेतीबाड़ी जायन मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जायन ने मुस्कुराते हुए तुरंत उत्तर दिया, आगे बढ़ें साथी फू। मुझे अपने ठिकाने छिपाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ वृद्ध फू ने अपना एक हाथ एक मुद्रा में पकड़ा और एक मंत्र की बड़बड़ाने के बाद एक नीली रोशनी छोड़ी। जायन ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह केवल एक सामान्य अंकन जादू की मुहर का उपयोग कर रहा था। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी को अपने ऊपर प्रहार करने की अनुमति दी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। वृद्ध फू संतुष्ट दिखाई दिया और उसने अंडरवर्ल्ड रिवर पेज को अलग रख दिया। फिर उसने कहा, मैंने आपको इस मामले के बारे में सब कुछ बता दिया है। चूंकि साथी बाई को इस मामले पर विचार करने में अभी भी 3 दिन लगेंगे, इसलिए मेरी छोटी मार्शल सिस्टर और मैं इस बीच यहीं रहेंगे। भाई युआन और साथी खेतीबाड़ी जायन प्रस्थान कर सकते हैं और अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हालांकि यिन यांग गुफा यिन यांग केव का प्रवेश द्वार कई विषैले पौधों से ढका है, जो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे आशा है कि साथी युआन अपने साथ विषरोधी खजाने पॉइजन वार्डिंग ट्रेजर्स लाएंगे। ये सबसे अच्छा होगा कि हम प्रवेश करने से पहले अपनी जादुई शक्ति की बर्बादी न करें। बस इतना ही। खेतीबाड़ी युआन ने ठहाका लगाया, हम जैसे सेक्रेड पॉइजन सेक्ट के लोगों के लिए विष को दूर करना अत्यंत आसान मामला है। कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। अब मैं पहले प्रस्थान करता हूँ। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और एक विशाल कछुआ निकालने के लिए अपने भंडारण थैले को थपथपाया। फिर वह आकाश में उड़ गया, अपने पीछे धुएं का निशान छोड़ते हुए।
जायन ने भी उसी तरह किया और विदा लेने से पहले नीली रोशनी की एक धारा बनाकर आकाश में से गुजर गया। आधा वर्ष थोड़ा कम था, लेकिन उसके पास ट्रिफ्लेम फैन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय हो सकता था। भूतरोधी खजानों की तैयारी के लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग और वीपिंग सोल बीस्ट था। जायन ने अपने दिमाग में यह बात रखते हुए नानजियांग के केंद्र में स्थित सिल्वर सर्पेंट माउंटेन्स की ओर उड़ान भरी। 10 दिन बाद जायन एक विचित्र पर्वत श्रृंखला के ऊपर प्रकट हुआ। पहाड़ केवल कुछ 100 किलोमीटर तक फैले थे, लेकिन ये काफी पतला और एक विशाल सर्प की तरह टेढ़ा मेढ़ा था। पहाड़ों में हरे भरे पेड़ों से भरा था, जिनमें से कई अजीब पेड़ थे जिन पर मनचांदी जैसी पत्तियां उगी थीं। ऐसा लग रहा था कि इन पहाड़ों का नाम बिल्कुल सही था। जायन ने जल्दी से अन्य क्षेत्रों को पार किया और सीधे सिल्वर सर्पेंट माउंटेन्स के शीर्ष की ओर उड़ान भरी। करीब पहुंचने से पहले उसे सल्फर की तीखी गंध के साथ साथ अपने चेहरे पर गर्म हवा की लहरें महसूस होने लगीं। जल्द ही उसके सामने कई ज्वलंत और विकृत ज्वालामुखी प्रकट हुए। वे कभी कभी गरजते और हवा में धूसर राख छोड़ते कमजोर प्राणियों के लिए भय पैदा करने वाला दृश्य बनाते थे। इस गतिविधि के बावजूद पास से विभिन्न रंगों की रोशनी की धाराएं गुजर रही थीं। इन ज्वालामुखियों के बीच दर्जनों खेतेबाड़ी उड़ रहे थे। उनमें से अधिकांश फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में थे और उनमें कुछ कोर फॉर्मेशन के भी मिश्रित थे। यह उम्मीद की बात थी। कोर फॉर्मेशन के खेतीबाड़ी आमतौर पर अपने स्वयं के कोर की अग्नि का उपयोग अपने जादुई खजाने को तपाने के लिए करते थे, और उनका इस तरह की जगह पर आने का कोई विशेष कारण नहीं होता था। और नासन सोल खेतीबाड़ी के लिए तो ये बात और भी लागू होती थी। जायन ने आकाश में रुककर नीचे देखा। जैसे ही उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी, उसने अग्निशिराओं फायर वेन्स को देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस से जमीन का निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद जायन ने सबसे मजबूत अग्निशिरा वाले क्षेत्र को पा लिया और प्रकाश की एक धारा बनाकर 2 ज्वालामुखियों के बीच पहुंच गया। वह उस क्षेत्र से 3 मीटर ऊपर रुका। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई और 8 छोटी सुनहरी तलवारें बाहर निकालीं। जब वे उसके चारों ओर घूम रही थीं, तो उसने एक मुद्रा बनाई और जल्दी से चिल्लाया, तलवारों से एक घेरा बनाते हुए। चमकदार रोशनी से चमकते हुए उन्होंने 10 मीटर लंबी धाराओं के रूप में जमीन में भीषण रूप से कटाव किया। अचानक नीचे से विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी और चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी भड़क उठी। तलवार की रोशनियां हमले से लौट आईं और उसके चारों ओर घूमने लगीं। उसने जमीन के अंदर गहराई तक 60 मीटर चौड़ी एक दरार पैदा कर दी थी। आसपास के क्षेत्रों में जादुई उपकरणों को परिष्कृत करने वाले खेतीबाड़ियों ने स्वाभाविक रूप से जायन के चौंकाने वाले कार्यों पर ध्यान दिया। उनमें से कुछ जिज्ञासावश वहां भी उड़ आए। जायन इस घटनाक्रम से उदास हो गया और उसने अपनी खेती की विशाल आभा जारी की, अपने आसपास के वातावरण को घुटन भरने वाले आध्यात्मिक दबाव स्पिरिचुअल प्रेशर से भर दिया। पास के 10 किलोमीटर में सभी खेतीबाड़ी जिन्होंने इसे महसूस किया, वे चौंक गए, और जो लोग मूल रूप से हलचल की जांच करने की सोच रहे थे, वे जल्दी से पीछे हट गए। कुछ निकटवर्ती खेतीबाड़ी जो उपकरण परिष्करण में व्यस्त थे, वे अब तितर बितर हो गए, डरते थे कि कहीं अनजाने में इस महान वरिष्ठ सीनियर को नाराज न कर दें और अपना विनाश न आमंत्रित कर लें। जब जायन ने देखा कि आसपास के खेतीबाड़ी चुपचाप चले गए हैं, तो वह बहुत संतुष्ट हुआ और उसने अपना ध्यान नीचे दरार की ओर मोड़ा। जल्द ही सिल्वर सरपेंट माउंटेन पर अपने जादुई उपकरणों को परिष्कृत करने आए खेतीबाड़ी, ये जानकर कि एक नासन सोल श्रेणी का खेतीबाड़ी पास है, भाग खड़े हुए, जिससे जायन के चारों ओर 5 किलोमीटर का क्षेत्र अस्थायी रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, दरार चुपचाप थी, कोई गतिविधि नहीं थी, लेकिन 1 महीने बाद कभी कभी गरज के विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। 1 और महीने बीतने के बाद ये विस्फोट कम हो गए, लेकिन इसके बजाय फीनिक्स की चीख के समान स्पष्ट घंटियों की एक श्रृंखला ने जगह ले ली। इसके तुरंत बाद सिर्फ चुप्पी बाकी रह गई। जब जायन ट्राइफ्लेम फैन बनाने में व्यस्त था, तो ग्रेट जिन के इंपीरियल पैलेस के एक पार्श्व कक्ष में विभिन्न पोशाकों में लगभग दर्जन भर खेतीबाड़ी एक साथ एकत्रित थे, जिनमें दाओवादी, बौद्ध और कन्फ्यूशियन वेशभूषा में लिपटे लोग शामिल थे। इन खेतीबाड़ियों के पास सभी के पास नासन सोल की खेती थी। 2 विशेष रूप से मध्य नासन सोल चरण के थे, एक वर्गाकार चेहरे वाला खेतीबाड़ी और एक वृद्ध दाओवादी दाउस नंग जो एक सुनहरी छड़ी पकड़े हुए थी। काले टोपी वाला वृद्ध व्यक्ति भी उनके बीच था। ये दर्जन भर लोग सभी हॉल में बैठे थे, लेकिन किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा था। वे केवल हॉल के दरवाजे को अधीरता से देख रहे थे। वर्गाकार चेहरे वाले खेतीबाड़ी ने एक सफेद बालों वाले दाओवादी पुजारी की ओर मुड़कर थोड़ी आशंका के साथ पूछा, 11वें भाई, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह वही है? 300 वर्ष पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारे 7वें चाचा के मरने को देखा था। 7वें चाचा के स्वरूप को देखते हुए मैं उन्हें या उनके जादुई खजाने ग्लेशियल मून ब्लेड को कैसे भूल सकता था? वृद्ध दाओवादी नन ने उदासीनता से पूछा, दूसरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है।
ये पुष्टि करने में अभी एक पल ही लगेगा। अब जबकि हम सभी एकत्रित हो गए हैं तो डरने की क्या बात है। यदि वह वास्तव में हमारे साथ में चाचा हैं, तो वे हमारे ये कबीले, ये क्लैन के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। यदि वह नकली है तो चाहे वह देवनासन सोल खेतीबाड़ी हो, वह इस हॉल से बाहर कदम नहीं रख पाएगा। ये सच है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। वर्गाकार चेहरे वाले खेतीबाड़ी ने महसूस किया कि उसके शब्द उचित हैं और उसने आह भरते हुए आगे कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बीत जाने के बाद दूर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। फिर हॉल के प्रवेश द्वार पर एक पतला सिलहुट प्रकट हुआ। उसने हवा में एक कदम आगे बढ़ाया और अजीब तरह से हॉल के केंद्र में पहुंच गया। उसका स्वरूप स्पष्ट देखा जा सकता था। उसकी आंखें सूक्ष्म थीं और भौहें मुरझाई हुई थीं, लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात उसका सिर था, जो सामान्य से कहीं अधिक बड़ा था, और उसकी लटकती हुई गर्दन ऐसी लग रही थी मानो किसी भी समय टूटने वाली हो। जब सभी खेतीबाड़ियों ने यह विचित्र रूप देखा तो वे सभी हैरानी से खड़े हो गए। वर्गाकार चेहरे वाले खेतीबाड़ी ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, क्या आप वाकई हमारे साथ में चाचा हैं? विलक्षण व्यक्ति ने हंसते हुए उसकी ओर एक हरी जेड स्लिप फेंक दी। दूसरे भतीजे, क्या तुम मुझे कुछ 100 वर्षों बाद भूल गए हो? हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। मेरी मृत्यु से वापसी जरूर संदेह पैदा करेगी। मेरे पास तीसरे भतीजे की ध्वनि संचरण स्लिप यहाँ है, एक नजर डालो, उस विलक्षण व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। वर्गाकार चेहरे वाले खेतीबाड़ी ने चौंक कर जेड स्लिप को पकड़ा और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को उसमें डुबो दिया। काफी देर बाद उसके चेहरे पर कई बार भाव बदले और फिर उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया। फिर खुशी के भाव के साथ उसने उस विलक्षण व्यक्ति को गहरी प्रणाम की और कहा, तो सातवें चाचा की मृत्यु हमारे ग्रैंड एल्डर ने रची थी। मुझे क्षमा करें, मेरे व्यवहार में कमी रह गई थी। चाचा ने हाथ हिलाया और कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने इतनी सावधानी से काम किया। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? अन्य खेतीबाड़ियों ने तब जेड स्लिप को देखना शुरू किया और जल्द ही उन सभी ने खुशी से उसे पुकारा और अपना सम्मान दिखाया। ये वाकई सातवें चाचा हैं। मैं अपने तीसरे ग्रेट अंकल को प्रणाम करता हूँ। विलक्षण व्यक्ति ने हंसते हुए हाथ हिलाया और हॉल के मुख्य आसन पर बैठ गया। तुम सब रुक जाओ, वृद्ध दाओवादी नन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। तीसरे भाई ने कहा था कि 200 वर्ष पहले सातवें चाचा देवनासन सोल चरण में प्रवेश कर चुके थे। क्या ये सच है? ये सही है। अतीत में उन महान संप्रदायों ने गुप्त रूप से मुझे मारने की साजिश रची थी। उन्हें लगता था कि मेरे लिए उस चरण में प्रवेश करना संभव है। कबीले की व्यवस्था के अनुसार मैं विपत्ति से बचकर भाग गया और किसी तरह अपनी खेती के अनुरूप जीवित रहा और इस चरण में चढ़ गया। ये कबीले, ये क्लैन के पिछली पीढ़ी के एल्डर्स ने योजना बनाई थी कि जब हमारा कबीला मृत्यु के कगार पर हो तो मैं प्रकट हूँ। लेकिन तीसरा भतीजा, जो मेरे अस्तित्व के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति था, अचानक मुझे ढूंढने आया और मुझे तुम्हारी योजनाओं के बारे में बताया। वर्तमान पीढ़ी के ग्रैंड एल्डर के रूप में उसने मुझसे इस मामले में सहायता करने के लिए कहा। मैंने इस पर थोड़ी देर विचार किया और महसूस किया कि यह मेरी छिपावट तोड़ने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विलक्षण व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया। वर्गाकार चेहरे वाले खेतीबाड़ी ने खुशी से कहा, सातवें चाचा और तीसरे भाई के साथ हमें खजाना हासिल करने में सहायता करने के लिए 2 महान शक्तियां मिल जाएंगी, और हमारे कबीले के सभी आंतरिक शिष्यों और हमारे द्वारा काम पर रखे गए बाहरी खेतीबाड़ियों के साथ हम धर्म और दुष्ट दाव, राइचस एंड डेविलिश दाव के 10 महान संप्रदायों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। नानजियांग के हमारे अभियान को सफलता की बड़ी उम्मीदें हैं। विलक्षण व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा, मैं केवल अपनी शक्ति का योगदान दूंगा और कुछ नहीं। ये कबीला, ये क्लैन धर्म और दुष्ट दाव के नियंत्रण से बच पाएगा या नहीं, यह आप सभी पर निर्भर करता है। वर्गाकार चेहरे वाले आदमी और वृद्ध दाववादी नन दोनों ने ये सुनकर खुशी जताई और विनम्र शब्द बोले। इसके बाद जिन साम्राज्य के सबसे बड़े कबीले के एल्डर्स ने आधे दिन तक योजना बनाई और फिर हॉल से प्रस्थान किया। शाही शहर के कक्षों में एक छिपे हुए कमरे में 2 सिर और 4 भुजाओं वाले एक विशाल राक्षस का आकार घने काले राक्षसी ऊर्जा डेविलिश चीख से ढका हुआ था और उसकी आंखों से बैंगनी काली रोशनी टिमटिमा रही थी। अज्ञात समय बीतने के बाद राक्षस ने अंततः एक चीख निकाली और उसे घेरने वाली ऊर्जा लपटों की तरह घुमाव खाते हुए उसके शरीर में समा गई, जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं। उसके शरीर से लगातार कड़कने की आवाजें आईं क्योंकि उसने अपनी भुजाओं को एक मुद्रा में पकड़ा और उसका शरीर एक साधारण युवक का रूप ले लिया, जिसका चेहरा जायन जैसा था। ये वह एल्डर डेविल था जो ये कबीले के अंदर छिपा हुआ था। राक्षस ने एक उपहास के साथ कहा, बुरा नहीं, मैं अपनी चोटों से ज्यादातर ठीक हो गया हूँ। जब तक मुझे उन प्राचीन विलक्षण लोगों का सामना नहीं होता, ग्रेट जिनमें कोई भी मेरा मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। ये कबीले के सदस्य जल्द ही कार्रवाई करेंगे और प्राचीन मामलों के साथ मेरी जानकारी के कारण वे निश्चित रूप से मुझे अपने साथ ले जाएंगे। जब मैं वहां हूं तो हे।
जिन राजधानी के बाहर यिनसिफ्टिंग सेक्ट की गुप्त गुफा में गेटियनहाउप ने एंडलेस स्काई सेंटेस से कहा, मुझे पहले ही जानकारी मिल गई है कि 9 सेरेनिटी सेक्ट का फू चेंग नानजियांग में दिखाई दिया है। अगर हमें प्राप्त सुराग न मिला होता तो हमें पता नहीं चलता कि वह उस हनुक वाले दुर्जन के साथ भूमिगत व्यापार में शामिल हो गया था। संभव है कि वह फू चेंग के साथ हो। चूंकि हमारे संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर को उस क्षेत्र में कुछ काम है, वे रास्ते में वहां जाएंगे और यदि उन्हें ये हन साहब मिल गया तो वे व्यक्तिगत रूप से निपटेंगे। क्या साथी लिन को जाने में दिलचस्पी है? फू चेंग, एंडलेस स्काई सेंटेस लिन यिनपिंग ने सिर हिलाया। उसका प्रकट होना इसका मतलब नहीं है कि वह हन साहब भी वहां है। मुझे भी खबर मिली है कि ग्रैंड इमोर्टल जू के नेतृत्व में एक दस्ता ग्रेट जिन में भेजा गया है और वे जल्द ही जिन राजधानी में मुझसे मिलेंगे। मुझे थोड़ी देर पीछे रहना होगा। यदि हमें अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली तो मैं समूह को नानजियांग ले जाऊंगी। गेटियानहाउ ने आश्चर्य से रुककर फिर खुशी से कहा, साथी जू भी आए। ये बहुत अच्छी खबर है। ग्रैंड एल्डर को ये सुनकर खुशी होगी, तो मैं आपके साथ रुककर उनसे मिलूंगा। आखिरकार ग्रैंड एल्डर ने मुझे हर समय आपके साथ रहने का निर्देश दिया था। एंडलेस स्काई सेंटेस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उसे कुछ याद आया और उसने त्योरी चढ़ाई, क्या वह हन साहब उस तट पर नहीं दिखाई दिया था जहां 3 छोटे संप्रदायों ने उसे अतिथि एल्डर के रूप में लिया था? क्या आपके जासूसों ने इस मामले पर कोई जानकारी हासिल की है? हमें कुछ नहीं मिला। वह व्यक्ति वास्तव में धूर्त है। उन्हें एक मामले में मदद करने के अलावा वह तब से कभी सामने नहीं आया। हालांकि मैंने सुना है कि इस व्यक्ति का हेवनली टालिस्मैन सेक्ट के साथ संबंध है, लेकिन ये केवल एक आर्थिक मित्रता थी। मुझे लगता है कि अगर तीनों संप्रदाय नष्ट भी हो जाएं तो भी वह पलक नहीं झपकाएगा। ये सच है। वह इन संप्रदायों के अस्तित्व की परवाह कैसे करेगा, ये देखते हुए कि वह हेवनली साउथ का रहने वाला है। किसी भी मामले में जिन ग्रेट जिन में आने से पहले मैंने पहले ही इस व्यक्ति की असली पहचान जानने के लिए जासूस भेजे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद अब उस पर जानकारी होनी चाहिए। हम इसके बारे में तब पूछ सकते हैं जब ग्रैंड इमोर्टल जू आएंगे, ताकि अगली बार उससे निपटने में हम बेहतर तैयार रहें। गेटियानहाउ ने एक हिले हुए स्वर में कहा, यदि आप वास्तव में उसके और उसकी तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो उससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इमोर्टल जू विशेष रूप से कब पहुंचेंगे? पवित्र जानवर के मामले को याद करते हुए उसने नाराजगी से कहा, लगभग 2 से 3 महीने। इमोर्टल जू और आपके संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर दोनों के साथ वह इस बार नहीं भाग पाएगा। गेटियानहाउ का दिल ये सुनकर हिल गया। हालांकि महिला ने कहा कि वे जायन का पीछा कर रहे थे क्योंकि उसने कई सोरिन ट्राइब्स के खेतीबाड़ियों को मार डाला था, लेकिन इस व्यक्ति के पास देर नासन सोल खेतीबाड़ी के बराबर क्षमताएं थीं। एंडलेस स्काई सेंटेस केवल बदले की भावना के लिए इतने संसाधन खर्च नहीं कर सकती थी। आखिरकार मरे हुए लोग वापस नहीं आते और न ही इस तरह के एक डरावने अस्तित्व को लगातार भड़काना बुद्धिमानी थी। उसके पास निश्चित रूप से एक और कारण था कि वह इतने वर्षों तक ग्रेट जिन में क्यों रही। ऐसा लग रहा था कि उसे पता लगाना होगा कि उनका रहस्य क्या था। गेटियानहाउ ने योजना बनाते हुए अपने चेहरे पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया। एंडलेस स्काई सेंटेस भी अपने स्वरूप के विपरीत उतनी शांत नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि वह पवित्र जानवर के अवतार के गायब होने को कितने समय तक छिपा सकती है। इन वर्षों के दौरान उसने उच्च क्षेत्रों हायर रेल्म्स से संपर्क करने की पहल नहीं की थी। सौभाग्य से चूंकि पवित्र जानवर का अवतार केवल प्रतिबंधित था, इसलिए उसका वास्तविक शरीर इस बारे में अनजान था, लेकिन उसे इससे पहले की स्थिति और खराब हो, उसे बचाना होगा। जब वे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वह केवल यह आशा कर सकती थी कि वह यिनसिफ्टिंग सेक्ट के खेतीबाड़ियों का जितना हो सके शोषण करे और अपने नुकसान को रोके। इस विचार के साथ उसने अपने आप को संकल्पित किया। नानजियांग और एक अन्य प्रांत की सीमा वाले क्षेत्र में एक मुस्कुराता हुआ वृद्ध आदमी शरीर को हल्का करने की तकनीकों बॉडी लाइटनिंग टेक्निक्स का उपयोग करके यात्रा कर रहा था। वह अपने छोटे ची कंडेंसेशन सेक्ट के सदस्यों से बड़ी सफाई से बातें कर रहा था जो पहली बार बाहर निकले थे, और वह उनका पूरी तरह से मनोरंजन कर रहा था। यदि जायन वहां होता और वृद्ध आदमी के चेहरे पर वह चालाक नजारा देखता तो उसका दिल धड़क जाता। वह शियांग जिलीक था, जिसके बारे में उसे संदेह था कि वह एक देवत्व परिवर्तन डेटी ट्रांसफॉर्मेशन खेतीबाड़ी था। जायन के हेवनली टालिस्मैन सेक्ट छोड़ने के बाद वृद्ध आदमी संप्रदाय के शीर्ष अधिकारियों द्वारा जांच करने से पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इससे वास्तव में हेवनली टालिस्मैन सेक्ट चौंक गया था और उन्हें संदेह हुआ कि यह जायन का काम था। इसके बाद संप्रदाय ने शियांग जिली के अस्तित्व को रिकॉर्ड से मिटा दिया और उसका कोई भी उल्लेख वर्जित कर दिया। ये काफी रहस्यमय था कि इतने वर्षों बाद वह प्रकट हुआ था। हेवनली टालिस्मैन सेक्ट ही नहीं बल्कि ग्रेट जिन में अनगिनत महत्वपूर्ण शक्तियां महसूस कर रही थीं कि खेती की दुनिया के शांतिपूर्ण स्वरूप के नीचे तूफान उमड़ रहे हैं।
कुछ विशेष रूप से शक्तिशाली संप्रदायों ने ग्रेट जिन के इंपीरियल ये कबीले, ये क्लैन की जांच भी की, लेकिन वे कुछ भी ठोस नहीं पा सके। उन्हें केवल ये पता चला कि उनके उच्च अधिकारी अक्सर एकत्र होने लगे हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे क्या योजना बना रहे हैं। कई महीनों बाद सिल्वर सरपेंट माउंटेन से एक आनंदित सीटी की आवाज सुनाई दी, जो आकाश से काफी दूर तक गूंजी। एक चमकदार नीली धारा भूमिगत से बाहर उड़ी और हवा के बीच से गुजरती हुई क्षितिज में गायब हो गई। जो खेतीबाड़ी दूर से इस आश्चर्यजनक दृश्य को देख रहे थे, वे चुप होकर रह गए। एक सप्ताह बाद नीली धारा पश्चिम की ओर उड़ी, क्षेत्र के सबसे बड़े जंगल और 1000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरती हुई। जल्द ही वह एक विशाल बेसिन के ऊपर पहुंची और हवा में कई किलोमीटर तक फैली विषैले पीले धुएं के धब्बे के किनारे नीचे उतर गई। जैसे ही जायन उतरा, पास में बैठे खेतीबाड़ियों के समूह से एक वृद्ध खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, साथी जायन, आप थोड़े देर से आए हैं। साथी बाय और युवान कई दिन पहले ही आ चुके हैं। जायन ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं एक जादुई उपकरण मैजिक टूल का परिष्करण कर रहा था और इसे कुछ दिन पहले ही पूरा किया था। मुझे आशा है कि आप नाराज नहीं होंगे। बाय योइक ने जायन का निरीक्षण किया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं। ये हवाएं 3 महीने की अवधि में कमजोर हो जाएंगी। कुछ दिनों का कोई विशेष महत्व नहीं है। चूंकि साथी जायन अपना जादुई उपकरण बनाकर जल्दबाजी में यहाँ आए हैं, तो क्यों न वे 2-4 दिन आराम करें और अपनी जादुई शक्ति मैजिक पावर को पुनर्प्राप्त करें। वृद्ध फू ने गुर्राते हुए कहा, साथी बाई सही कह रही हैं। चूंकि हमें यिनयान गुफा में प्रवेश करना है, हमें प्रवेश से पहले पर्याप्त जादुई शक्ति संरक्षित रखनी होगी। ऊंचे आकार वाले आदमी सरनेम युवान और वृद्ध फू की छोटी मार्शल सिस्टर चांद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों चुपचाप सहमत होते दिखाई दिए। बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि इनकार करना मेरी ओर से अभद्रता होगी। हम कुछ दिनों के आराम के बाद घाटी में प्रवेश करेंगे। जायन ने सिर हिलाया और अपने 100 मीटर दूर पीले धुएं की ओर देखा। वह धुंध घाटी के काले प्रवेश द्वार को मंद रूप से छिपाए हुई थी। अपने हाथ को पलटकर उसने एक चमकता हुआ हरा मध्य ग्रेड लकड़ी आत्मा पत्थर वुड स्पिरिट स्टोन बुला लिया। फिर वह जमीन पर पैर दबाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अन्य लोग जादुई शक्ति से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी आराम किया, अपनी आत्माओं को एक इष्टतम स्थिति में पिलाया। 2 दिन जल्दी से बीत गए। जायन हिला और वृद्ध फू ने तुरंत चिल्लाकर कहा, हम चलते हैं। समूह फिर खड़ा हो गया और अपने आप को रोशनी की बाधाओं बैरियर्स ऑफ लाइट से घेर लिया। मेरी विषरोधी छड़ी पॉइजन वार्डिंग सेप्टर के साथ माइरियाड पॉइजन वैली आसानी से पार की जाएगी। हालांकि धुंध में मौजूद छोटे जहरीले कीड़ों से सावधान रहें। उन्हें अपनी सुरक्षात्मक रोशनी को काटने की अनुमति न दें। यदि प्राचीन काल में घाटी पर लगाए गए अज्ञात प्रतिबंधों की वजह से उड़ना खतरनाक न होता, तो ये बहुत सुरक्षित होता। ये कहते हुए खेतीबाड़ी युवान ने चांदी की रोशनी में चमकती हुई एक जेड छड़ी बुलाई और फिर जहरीले धुएं में प्रवेश कर गया। अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगे। खेतीबाड़ी युवान ने अपनी छड़ी को धुंध के किनारे पर इशारा किया और एक मंत्र का उच्चारण किया। फिर धुंध की ओर एक चांदी की लहर निकली, जिसने इसे धक्का देकर दूर कर दिया और इसे काफी पतला कर दिया। फिर बड़े आकार वाले आदमी ने शरीर को हल्का करने की तकनीक का उपयोग किया और अंदर दौड़ गया, और अन्य लोगों ने भी घाटी में प्रवेश करने के लिए अपनी अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया।